Hello friends, good evening to all of you, and today in this video we are going to discuss about the very important topic from the bank promotion exams, and that is related to the non-performing assets, and this is the 11th mega class related to the bank promotions. So if you are preparing for the bank promotions, so kindly please do join right now. वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि हम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए एंड डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का उसको हम फुल फ्लेज इस वीडियो में ही कवर अप कर पाए. So do confirm the audio video quality and also please let me know the audio video quality. And further, if you're new to our channel, please do subscribe the channel, press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new video. Full course videos for the bank promotion exam is available at our website iibf.info, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करते हुए. एंड फर्दर यहां पर आपको फुल कोर्स वीडियो के साथ साथ जो बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ कैप्सूल है वो भी मिल जाएगा. प्लस यूल बी गेटिंग द चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, आपको साथ के साथ यहां पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. एंड फर्दर द ePDF नोट्स विल आल्सो बी अवेलेबल थ्रू अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो ePDF नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे जब आप एनरोल करते हैं कोर्सेज में. तो स्केल 1 से लेकर के स्केल 5 तक के जो सभी यहां पर स्केल्स हैं डिफरेंट बैंक्स के, उनको यहां पर कवर अप किया गया है. एंड दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट. हमारे इन वीडियोस के अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको जो अपने बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स हैं उनको गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी जस्ट सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द बैंक प्रमोशन एग्जाम. सो द ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर सीम्स टू बी वर्किंग वेरी फाइन. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ. तो हम यहां पर बात करने वाले हैं एनपीए के बारे में, यानी कि हम यहां पर बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में. अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए अगर हम एसेट की बात करते हैं, देखिए इस टर्म को हम यहां पर तोड़ने की कोशिश करेंगे एंड इसके थ्रू ही हम यहां पर बेसिक्स को समझेंगे. तो यहां पर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में. तो एसेट बैंक के लिए क्या रहता है? एसेट क्या रहता है, यानी कि बैंक ने जो भी लोन दिया है, बैंक ने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, वो बेसिकली क्या है, यहां पर बैंक के एसेट कहलाते हैं. बैंक को यहां पर इनके ऊपर इनकम अर्न होती है. एंड फर्दर अगर यहां पर ये इनकम अर्न होनी बंद हो जाएगी या फिर इसमें कमी आ जाती है, तो उसके केस में हम क्या कहेंगे कि अब ये एसेट्स जो हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. देन दोज आर सेड टू बी व्हाट? दोज आर सेड टू बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. यानी कि जो यहां पर बैंक के एसेट्स है जिसके थ्रू यहां पर बैंक को कैश इनफ्लोज मिल रहे थे, जब उन एसेट्स में कोई गड़बड़ी हो गई है, एसेट्स की परफॉर्मेंस गिर गई है एंड जिसकी वजह से जो रिसिप्ट्स आपको आनी चाहिए थी उस टाइम पर वो रिसिप्ट्स नहीं आ रही हैं, दैट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज सेड टू बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहता है कि किसी पर्सन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो यहां पर फर्स्ट ऑफ द मंथ को ड्यू थी एंड सेकंड ऑफ द मंथ को उसका जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. यहां पर एक क्राइटेरिया रखा गया है. क्राइटेरिया किस हिसाब से है, यानी कि जब तो लोन बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि टाइमली इंस्टॉलमेंट्स आपके पास मिल रही हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्टैंडर्ड एसेट. उस एसेट को कहा जाता है स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है. यानी कि जो ये एसेट है ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें जो इनकम जिस हिसाब से आनी चाहिए थी वो इनकम हम यहां पर मिल रही है. ठीक है. लेकिन जब यहां पर आपको स्लिपेज मिलने लग जाती है, यानी कि जिस तरह से इनकम आपके पास आनी चाहिए थी वो इनकम आपके पास नहीं आ रही है, देन वी से इट व्हाट एसेट? देन इट इज सेड टू बी इररेगुलर एसेट. उसको हम इररेगुलर एसेट कहते हैं. चाहे वो यहां पर स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा, लेकिन इररेगुलर एसेट कहते हैं क्योंकि ये अब यहां पर नॉन परफॉर्मेंस के साइन शो कर रहा है. ये क्या कर रहा है? हमें यहां पर नॉन परफॉर्मेंस के साइन शो कर रहा है. तो यहां पर इसकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं. दोज आर SMA 0. तो ये कैटेगरीज को समझिए कौन कौन सी कैटेगरी हैं. दीज आर SMA 0, SMA 1 एंड फर्दर SMA 2. अब SMA का मतलब क्या है? दिस इज स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट. दिस इज रिलेटेड टू द स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट. यानी कि अगर तो इरेगुलरिटी 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक की है तो उसे हम कहेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में प्लेस कर देंगे. अगर इरेगुलरिटी जो है वो 31 डे से लेकर के 60 डेज तक की है तो उसे SMA 1 में प्लेस करेंगे. अगर इरेगुलरिटी यहां पर 61 डे से लेकर के 90 डेज तक की है तो उसे हम यहां पर SMA 2 में यहां पर प्लेस करते हैं. तो ये प्लेसमेंट का क्राइटेरिया रहता है जिसके हिसाब से अपने जो एसेट्स हैं जिनमें इरेगुलरिटी के आपको साइन दिख रहे हैं उनको आप यहां पर प्लेस करते हैं अंडर द SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2. जो यहां पर फोर्थ कैटेगरी है दैट इज रिलेटेड टू SMA NF, यानी कि जो आपका अकाउंट है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट है, बट ड्यू टू व्हाट रीजंस? ड्यू टू द नॉन फाइनेंशियल रीजंस. यानी कि मान लीजिए आपको यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा करवानी थी, आपके ऊपर ये लायबिलिटी थी, कस्टमर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी, लेकिन उसने जमा नहीं करवाई, तो ये नॉन फाइनेंशियल की वजह से यहां पर SMA कैटेगरी में, स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में यहां पर शामिल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब यहां पर आफ्टर 90 डेज जो आपका लोन अकाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट कैटेगरी? दैट विल बी ट्रांसफर टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी.
that will be transferred to the नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी। यानी कि अब तक तो मेरा जो अकाउंट था वो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उसमें इरेगुलरिटी के साइन आने शुरू हो गए एंड किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यानी कि 90 डेज के बाद जो मेरा लोन है दैट विल बी ट्रांसफर टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी ओवर हियर। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है। तो ये क्राइटेरिया रहता है SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2 का। अब टर्म लोन के केस में तो हम सिंपली कह देते हैं, टर्म लोन के केस में क्या कहते हैं, वी से इट की टर्म लोन के केस में अगर 90 डेज का टाइम पीरियड हो गया, यानी कि जब आपको प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट या फिर जो दोनों मिलने चाहिए थे, अगर उनमें ओवर ड्यू जो है वो 90 डेज का हो जाता है, अगर उसमें ओवर ड्यू जो है वो 90 डेज का हो जाता है, देन वी विल से इट व्हाट, हम कहेंगे कि ये टर्म लोन NPA हो गया। यानी कि जब आपको इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था वो 90 डेज तक मैं रिकवर नहीं कर पाता हूं, तो उसे मैं कहता हूं ये टर्म लोन मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर लोन। देखिए एग्रीकल्चर लोन के केस में जो गाइडलाइंस रहती हैं वो यहां पर डिपेंड करती हैं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के हिसाब से है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के हिसाब से है। तो यहां पर दो तरह की क्रॉप्स आपको देखने को मिलती है, वन इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड द अदर वन इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो यहां पर पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप किसको कहते हैं एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किसे कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का मतलब है कि जहां पर आपके पास जो यहां पर कल्टीवेशन का टाइम पीरियड है, हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड है क्रॉप के लिए, अगर वो 12 महीने से कम है तो उसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। एंड अगर यहां पर ये टाइम पीरियड जो है यहां पर क्रॉप की कल्टीवेशन का अगर उसकी ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है तो उसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं, तो उसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर आपका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट या फिर दोनों अगर जो चीजें हैं अगर वो यहां पर 2 शॉर्ट क्रॉप सीजन्स तक के लिए ओवर ड्यू है, इन द केस ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, अगर आपके पास जो आपकी इरेगुलरिटी है प्रिंसिपल की, इंटरेस्ट की या फिर दोनों की, वो अगर 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा की है तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया मैंने, ठीक है। एंड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप उसे कहते हैं जहां पर जो मेरे पास कल्टीवेशन है वो यहां पर 12 महीने से ज्यादा समय की है। तो यहां पर अगर मेरे पास ओवर ड्यू एक ड्यूरेशन क्रॉप से ज्यादा हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप से ज्यादा हो गया, तो उसे मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहां पर समझना जरूरी है, दैट इज रिलेटेड टू द सीसी लिमिट। रिलेटेड टू द सीसी लिमिट या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट के केस में, तो सीसी लिमिट के केस में या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट के केस में सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर मेरी सीसी लिमिट या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर, द प्रॉपर यहां पर वर्ड यूज किए जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा, इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, अगर 90 डेज या उससे ज्यादा समय के लिए अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, एनपीए मानेंगे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानेंगे। अब आउट ऑफ ऑर्डर का क्या क्राइटेरिया है? अब आउट ऑफ ऑर्डर को समझने के लिए मुझे पहले समझना पड़ेगा ड्राइंग पावर का कंसेप्ट। अब देखिए सैंक्शन लिमिट का कंसेप्ट तो हम सब जानते हैं, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो यहां पर ड्रॉ किया जा सकता है उसे हम सैंक्शन लिमिट कहते हैं। सो लेट अस टेक अ केस कि यहां पर एक शॉपकीपर है, यहां पर हमारे पास एक शॉपकीपर है जिसको इसके स्टॉक के अगेंस्ट यहां पर लेंडिंग की गई है। तो ये स्टॉक का अमाउंट है 10 लाख रुपया एंड यहां पर बैंक ने आपको कहा है कि 50% मार्जिन मेंटेन करना है। तो यहां पर 50% मार्जिन मेंटेन करते हुए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट इसे सैंक्शन किया गया है, तो हम यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, तो मैक्सिमम लिमिट यहां पर जो सैंक्शन की गई शॉपकीपर को दैट इज अमाउंटिंग 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए की लिमिट सैंक्शन की गई है एंड दिस मैक्सिमम अमाउंट विल बी सेड टू बी ये रहेगा हमारे पास सैंक्शन लिमिट रहेगी, ये यहां पर सैंक्शन लिमिट रहेगी। इसका मतलब है कि इस समय पर जब इसको लोन या 5 लाख का सैंक्शन किया गया तो इस यहां पर जो डीपी है वो भी कितनी है, वो यहां पर ड्राइंग पावर भी यहां पर सेट की गई 5 लाख रुपए की। ये पर्सन जो है 5 लाख रुपए ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैनेजर या फिर जो ऑफिसर था, फील्ड मैनेजर जो था, वो यहां पर विजिट करता है स्टॉक को यहां पर देखने के लिए, परखने के लिए, एंड उसे लगता है कि स्टॉक तो कम है। जब वो स्टॉक का जायजा लेता है तो एवरेज स्टॉक जो मेंटेन किया जा रहा है शॉपकीपर के द्वारा वो 10 लाख मेंटेन नहीं किया जा रहा, वो अब 7 लाख रुपए मेंटेन किया जा रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब उसने विजिट किया तो उसने देखा कि यहां पर जो स्टॉक का अमाउंट था वो 10 लाख की जगह पर 7 लाख रुपए के यहां पर बनाया जा रहा है। तो यहां पर उसने कहा, इस चीज को रिपोर्ट किया, तो उसके बेस पर जो मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि यहां पर बैंक की क्या ऑब्लिगेशन थी, बैंक की कंडीशन यहां पर यह थी कि 50% मार्जिन मेंटेन करना है, तो ये मार्जिन उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैंक ने 50% मार्जिन को यहां पर से सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड जो नई लिमिट यहां पर उसे दे दी गई दैट इज ड्राइंग पावर जो नई रख दी गई वो कितनी रख दी गई, दैट इज सेड टू बी 3.5 लाख।
तो 3.5 लाख की यहां पर ड्राइंग पावर रख दी गई। कहने का मतलब है कि अब यहां पर जो पर्सन है वो अपने अकाउंट से 3.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? अब लेट अस टेक द केस की उसने यहां पर पहले जो अमाउंट निकाला हुआ था वो उसने 4.55 लाख रुपीस का अमाउंट यहां पर ड्रॉ किया हुआ था, यानी कि 5 लाख की लिमिट थी। 5 लाख की लिमिट में से उसकी ड्राइंग पावर भी 5 लाख की थी, तो उसने पहले 4.55 लाख का अमाउंट ड्रॉ किया गया था। लेकिन अब उसकी नई ड्राइंग पावर कितनी है? नाउ इट इज 3.5 लाख रुपीस, यानी कि ओवर ड्यू अमाउंट कितना हो गया? ओवर ड्यू अमाउंट कितना हो गया? इट इज 1.05 लाख। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। तो सिंपल सा रिलेशनशिप जो डीपी के बीच में एंड एसएल की यानी कि सैंक्शन लिमिट के बीच में बैठता है, दैट इज रिलेटेड टू कि डीपी इज लेसर देन और इक्वल टू द सैंक्शन लिमिट। डीपी जो है वो या तो सैंक्शन लिमिट से कम होगी या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो यहां पर आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन को समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी था कि ड्राइंग पावर क्या है एंड सैंक्शन लिमिट क्या है। ओके, तो यहां पर आपको बता देता हूं, इफ द डीपी इज लेसर देन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या फिर सिंपली कहते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहां पर अकाउंट में जो है इफ इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डीपी एंड फर्दर दिस इज फॉर 90 पीरियड्स और मोर, तो उसके केस में उसे यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा या फिर उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे। ठीक है, तो उस तरह की सीसी लिमिट को हम आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे। इसी तरह से सेकंड सिनेरियो क्या कहता है? सेकंड सिनेरियो ये कहता है कि अगर यहां पर पिछले 90 डेज में, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि पिछले 90 डेज में यहां पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया, पिछले 90 डेज में जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया, कम से कम उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कम से कम उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। दैट इज द सेकंड केस। थर्ड केस इट इज रिलेटेड टू कि पिछले 90 डेज में कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होना चाहिए। तो एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि 5 लाख की लिमिट यहां पर सैंक्शन की गई थी। हर महीने मान लीजिए कि 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया जा रहा है, 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया जा रहा है। तो यहां पर कस्टमर ने जो पैसे जमा करवाए, पहले महीने में उसने यहां पर 6,500 जमा करवा दिए, दूसरे महीने में उसने यहां पर 5,000 जमा करवाए एंड थर्ड मंथ में उसने 6,000 रुपीज जमा करवाए। तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या ये लोन यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या फिर नहीं है? तो अमाउंट जो यहां पर सर्व किया गया है वो इस हिसाब से 6,500, 5,000, 6,000। तो क्या ये अकाउंट परफॉर्मिंग एसेट है या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा? क्या ये आउट ऑफ ऑर्डर है सीसी लिमिट या फिर नहीं है? काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी आपको इस चीज को यहां पर कंफर्म कर देना है कि ये जो एसेट है यहां पर वो परफॉर्मिंग एसेट है या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसके रिलेटेड जल्दी से जल्दी यहां पर कंफर्म कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, जो हमारा मंथली इंटरेस्ट था वो था 6,000 रुपीज का, तो यहां पर इस महीने में तो सर्व हो गया कि, लेकिन यहां पर सेकंड महीने में देखिएगा, सेकंड मंथ में देखिएगा कि यहां पर इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ। तो यहां पर 1,000 रुपीज जो है वो यहां पर कम जमा करवाया गया है। यहां पर जो पैसे जमा करवाए गए हैं 6,000 रुपीज, वो कितने करवाए गए हैं? 2,000 बेसिकली पूरा का पूरा अमाउंट जमा करवाया। तो यहां पर इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगी एंड इस टाइम पीरियड से लेकर के अगले 3 महीने के बाद से जो लोन अकाउंट है वो यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू कि 3 महीने में कम से कम कोई ना कोई क्रेडिट की एंट्री हो एंड जो भी अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है वो यहां पर जो इंटरेस्ट लगाया गया है सीसी लिमिट के ऊपर, ओवरड्राफ्ट लिमिट के ऊपर, कम से कम उसको यहां पर सर्व करता हो। एंड सेकेंडली इट इज रिलेटेड टू कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो ड्राइंग पावर से ज्यादा है, उसके केस में भी उसे हम यहां पर आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर करेंगे आफ्टर पीरियड ऑफ 90 डेज। इट्स दैट क्लियर हो रही है? एंड फर्दर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू द गारंटीज बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो अगर यहां पर, तो वैसे जो ये नॉर्म्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर सेट टू बी IRAC नॉर्म्स। दीज आर सेट टू बी IRAC नॉर्म। IRAC की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस इज सेट टू बी इनकम रिकॉग्निशन। दिस इज सेट टू बी द इनकम रिकॉग्निशन, कि हम इससे अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज किस तरह से करेंगे। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द एसेट क्लासिफिकेशन। तो हम यहां पर दो चीजें लिखते हैं, one it is a income recognition and further it is related to the asset classification norms. Okay, तो इसे said to be IRAC norms, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। इस तरह से हम इसको यहां पर लिख देते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं। ओके, एंड फर्दर जो भी बैंक्स यहां पर बैंक के परफॉर्मिंग एसेट है, चाहे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैंक को उन सभी एसेट्स के लिए प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है। प्रोविजन क्यों मेंटेन करनी होती है? सो एज फॉर द सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, क्योंकि जो भी यहां पर लेंडिंग बैंक के द्वारा की जा रही है, कुछ ना कुछ रिस्क जो है उसके साथ एसोसिएटेड है,
कुछ ना कुछ रिस्क जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। अब उस रिस्क को कोप अप करने के लिए रेगुलेटर ने गाइडलाइंस दी हैं कि आप यहां पर जो भी लैंडिंग करेंगे उसके अगेंस्ट आप यहां पर प्रोविजन को क्रिएट करेंगे, यू विल बी मेंटेनिंग द प्रोविजन। ओके, एंड फर्दर ये जो प्रोविजन मेंटेन की जाएगी, अब परफॉर्मिंग एसेट है तो उसके केस में कम होगी, लेकिन जैसे जैसे यहां पर नॉन परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी एंड अकाउंट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया तो उसके केस में आपको ज्यादा प्रोविजन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, एंड जो ये प्रोविजन मेंटेन की जाएगी, बैंक यहां पर इसको लैंडिंग पर्पसेस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये चीज भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो यहां पर हम बात करने वाले थे रिलेटेड टू द गारंटीज बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो यहां पर अगर गारंटी दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर यहां पर गारंटी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में कोई भी प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोविजन मेंटेन करने की नहीं है। एंड फर्दर अकाउंट विल बी रिमेनिंग द स्टैंडर्डाइज थ्रू आउट इट्स लाइफ पीरियड। तो अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रहने वाला है जब तक उसका लाइफ पीरियड है, जब तक यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी उस लोन अकाउंट में गिवन है। अनटिल और अनलेस यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी को रेप्यूडिएट नहीं करती है, उसको कैंसिल नहीं करती है, अकाउंट विल बी रिमेनिंग इन द स्टैंडर्ड कैटेगरी इटसेल्फ एंड फर्दर कोई भी प्रोविजन यहां पर मेंटेन करने की जरूरत यहां पर नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यहां पर लोन को, अगर यहां पर जो लोन है उसमें गारंटी दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसमें गारंटी दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसके केस में जो नॉर्मल आईआरएसी नॉर्म्स हैं, जो नॉर्मल आईआरएसी नॉर्म्स हैं यानी कि इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड जो नॉर्मल प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं वो यहां पर लागू रहेंगे, वो यहां पर लागू रहेंगे। अगर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो उसके केस में कोई भी यहां पर फेरबदल नहीं है। जो यहां पर गारंटी दी गई है उतने ही यहां पर नॉर्म्स जो हैं उसी के हिसाब से यहां पर नॉर्म्स, नॉर्मल जो नॉर्म्स लगते हैं बाकी लोन्स के ऊपर, वही नॉर्म्स यहां पर भी लागू रहेंगे। ओके, तो यहां पर मैं आपको सिंपल सा क्राइटेरिया बताने वाला हूं रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द एसेट, रिलेटेड टू लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहां पर हम इरेगुलरिटी से स्टार्ट करते हैं। जब यहां पर अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा है तब उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट, तब उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर जब ये इरेगुलरिटी शो करने शुरू कर देगा तो 1 दिन से 30 दिन तक इसे हम कहेंगे SMA 0। एंड फर्दर अगर इरेगुलरिटी है 31 से 60 डेज की तो इसे हम कहेंगे SMA 1। एंड अगर इरेगुलरिटी जो है 61 से 90 डेज की है तो इसे हम कहेंगे SMA 2। ओके, तो ये यहां पर स्टेटस रहेगा। अब यहां पर अगर 90 डेज का क्राइटेरिया भी पूरा हो गया या फिर जो भी क्राइटेरिया हमने यहां पर रीड किए हैं उसके हिसाब से कवर हो गए, तो उसके बाद जो अकाउंट है इसे एनपीए लेवल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एनपीए में फर्दर कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू द सब स्टैंडर्ड एसेट, तो उसे यहां पर सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में यहां पर 2 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं। वन इट इज अ सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट एंड द अदर वन इट इज अ अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट। तो यहां पर 12 महीने के लिए जो लोन अकाउंट है अगले, यानी कि वो यहां पर सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहेगा। अब सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट या फिर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट कहां से कंसीडर करते हैं? ये कंसीडर किया जाता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी विच वाज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द लोन, यानी कि जिस टाइम पर लोन को सैंक्शन किया गया उस टाइम पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल थी, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो लोन है वो यहां पर स्टैंडर्ड एसेट है या फिर वो यहां पर सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट होगा। ओके, तो अगर तो मेरे पास जो सिक्योरिटी का अमाउंट था, अगर तो मेरे पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो थी, इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वाज ग्रेटर देन 10%, तो उसे मैं कहूंगा सिक्योर्ड अकाउंट, तो उसे मैं सिक्योर्ड अकाउंट कहूंगा। एंड अगर जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थी डेट वाज लेसर देन और इक्वल टू 10%, तो उसे मैं अनसिक्योर्ड अकाउंट कहूंगा, तो उसे मैं अनसिक्योर्ड अकाउंट कहूंगा। तो यहां पर उसके हिसाब से रहेगा। प्रोविजनिंग जो है, अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो सब स्टैंडर्ड के केस में, सिक्योर्ड एसेट के केस में जो प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है वो 15% के हिसाब से मेंटेन की जाती है। एंड फर्दर अनसिक्योर्ड के केस में यहां पर जो प्रोविजनिंग है वो 25% के हिसाब से की जाएगी, प्रोविजन जो मेंटेन की जाएगी। ओके, एंड फर्दर यहां पर सब स्टैंडर्ड के केस में बैलेंसेस को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सिक्योर्ड के ऊपर इतना लगेगा या फिर अनसिक्योर्ड के ऊपर इतना लगेगा। या तो लोन आपका सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, उसके हिसाब से एक फ्लैट परसेंटेज होगी, उसके हिसाब से प्रोविजन यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, इसको हम यहां पर क्वेश्चन पार्ट में क्लियर अप कर लेंगे। नेक्स्ट यहां पर है कि अगर लोन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो वहां पर अनसिक्योर्ड के ऊपर 20% का यहां पर प्रोविजनिंग जो है वो यहां पर लागू होगी। ओके, तो यहां पर स्टैंडर्ड केस के केस में भी देख लीजिए। अगर तो स्टैंडर्ड लोन अकाउंट के केस में जो लोन है वो यहां पर एसएमई से रिलेटेड है,
या फिर वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या तो एसएमई से रिलेटेड है या डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 0.25% की प्रोविजन लागू होगी। अगर और कोई केस है जिसके बारे में कोई भी प्रॉपर प्रोविजनिंग नहीं दी गई है, तो उसके केस में 0.40% की प्रोविजनिंग यहां पर लागू होगी। इसी तरीके से अगर हम यहां पर सीआरई लोन्स की बात करते हैं, यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो उसके केस में 1% प्रोविजन लगेगी। अगर हम यहां पर सीआरई आरएच यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग की बात करते हैं, तो उसके केस में 2% की यहां पर, सॉरी नॉट 2%, 0.75% की यहां पर प्रोविजन यहां पर जो है लागू होगी। इसी तरह से अगर हम टीजर हाउसिंग लोन्स की बात करते हैं, टीजर हाउसिंग लोन्स वो होते हैं जहां पर शुरुआती दौर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफी ज्यादा कम लगाया जाता है, बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा लगाया जाता है। तो टीजर हाउसिंग लोन के केस में यहां पर 2% की जो प्रोविजन है वो यहां पर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड लोन अकाउंट्स। तो स्टैंडर्ड लोन अकाउंट्स के बारे में हमने बात की है, जहां पर जो लोन है वो एसएमई डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहां पर 0.25%। अगर जहां पर स्पेसिफाइड नहीं है वहां पर 0.40%। जहां पर सीआरई से रिलेटेड है, यहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट से रिलेटेड है, वहां पर 1%। जहां पर सीआरई आरएच से रिलेटेड है 0.75%। टीजर हाउसिंग लोन के केस में 2% की प्रोविजनिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सब स्टैंडर्ड का हमने केस देख लिया, 12 महीने के लिए यहां पर सब स्टैंडर्ड में रहेगा। जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद यहां पर इसे अगली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, दैट इज बेसिकली द डाउटफुल एसेट कैटेगरी। इसे यहां पर कहते हैं डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में कहते हैं। एंड डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में फर्दर हमारे पास कैटेगरी रहती है दैट इज रिलेटेड टू द D1 यानी कि डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3 कैटेगरी। तो D1 में पहले 12 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद अगले 24 महीने के लिए यहां पर रहेगा D2 में, एंड फर्दर फॉर द इनडेफिनेट पीरियड यहां पर ये रह सकता है इन द D3 इटसेल्फ। ठीक है, तो 12 महीने के लिए जब यहां पर रहेगा तो यहां पर जो प्रोविजनिंग लागू होगी ना वो यहां पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड यानी कि कितनी वैल्यू की आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है एंड कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसके साथ आप यहां पर प्रोविजनिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूं अलग अलग से। वन कॉलम इट इज रिलेटेड टू द सिक्योर्ड बैलेंस, यानी कि जो मेरे पास जिसके लिए रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है। सेकंड जो कॉलम है वो यहां पर मैं अनसिक्योर्ड के लिए बना दे रहा हूं, जहां पर मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी जिसके लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी है। तो यहां पर ये कॉलम्स के हिसाब से हम यहां पर देखेंगे एंड फर्दर इसे मैं मार्क करने वाला हूं। तो सिक्योर्ड के केस में एंड D1 के केस में जो प्रोविजनिंग आपके पास लागू रहेगी दैट विल बी 25%, एंड अनसिक्योर्ड के लिए तो यूनिफॉर्मली 100% आपको प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड D2 के केस में सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 40% आपको प्रोविजन कैलकुलेट करनी है ऑन द सिक्योर्ड पार्ट, एंड जिसके लिए यहां पर मेरे पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है उसके लिए 100% प्रोविजन मेंटेन करनी होगी। D3 के केस में यूनिफॉर्मली चाहे सिक्योर्ड पार्ट है चाहे अनसिक्योर्ड पार्ट है, वहां पर मुझे 100% ऑफ द प्रोविजन जो है वो यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट इज रिलेटेड टू द D1, D2 एंड D3। तो D1 में 12 महीने के लिए रहेगा, जैसे सब स्टैंडर्ड में 12 महीने के लिए लोन रहा, उसके बाद वो D1 कैटेगरी में आ जाएगा एंड D1 में भी वो 12 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद D2 कैटेगरी में अगले 24 महीने के लिए रहेगा एंड D3 में उसके बाद लगातार वो D3 में ही रहने वाला है। एंड फर्दर मान लीजिए जो ऑडिटर है या फिर आरबीआई के इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट करते हैं एंड वो किसी एसेट को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर एज ए लॉस उसको यहां पर माना गया कि उस एसेट में आपको लॉस हो गया है, तो आप यहां पर किसी कारण से अगर उसको राइट ऑफ नहीं करते हैं अपनी बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसको आप कौन सी एसेट कैटेगरी में रखेंगे? उसको हम इसे लॉस एसेट कैटेगरी में रखेंगे। एंड लॉस एसेट कैटेगरी के केस में भी जो प्रोविजन है वो 100% की मेंटेन करनी होगी। तो कितनी कैटेगरी होगी? पहली होगी स्टैंडर्ड एसेट, देन इट इज अ सब स्टैंडर्ड एसेट, देन इट इज डाउटफुल। डाउटफुल में फर्दर 3 टाइप्स होगी, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, एंड देन इट इज अ लॉस एसेट कैटेगरी। तो ये यहां पर एसेट कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है एंड यहां पर प्रोविजन से रिलेटेड है, जिसके हिसाब से आपको प्रोविजन को कैलकुलेट करना पड़ता है। एक आपको स्टैंडर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट केस भी बता देता हूं। अब यहां पर ना आपको मैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं, बिकॉज आई थिंक कि आपको उसके रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया गया, तो दिस इज अ लोन अमाउंट विच इज सैंक्शन, दिस इज दी लोन अमाउंट विच इज सैंक्शन अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख। तो 10 लाख का लोन सैंक्शन किया गया है एंड फर्दर जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो लोन सैंक्शन के टाइम पर थी मेरे पास, वो मान लीजिए मेरे पास 20 लाख की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहां पर अवेलेबल थी। 20 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मेरे पास अवेलेबल थी। इज दैट क्लियर? अब यहां पर इस टाइम पर ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है जब यहां पर लोन मेरे पास सैंक्शन हुआ था वो थी। तो इसके हिसाब से मैं इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो सिक्योर्ड लोन में करूंगा या फिर अनसिक्योर्ड लोन में करूंगा। जल्दी से जल्दी मुझे कंफर्म कर दीजिए कि जो क्लासिफिकेशन है ये वो मैं सिक्योर्ड लोन में करूंगा या फिर अनसिक्योर्ड लोन में करूंगा।
आई विल बी क्लासीफाइंग इट अंडर द सिक्योर्ड लोन इटसेल्फ, क्योंकि सिंपल सा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, इफ वीयूएस इज ग्रेटर देन 10%, अगर वीयूएस 10% से ज्यादा है तो वो सिक्योर्ड होता है, अगर वीयूएस जो है इट इज लेसर देन और इक्वल टू 10% तो उसे मैं अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, तो यहां पर इसमें कैसे रखूंगा, इसे मैं यहां पर सिक्योर्ड कैटेगरी में रखूंगा, तो ये मेरा सिक्योर्ड लोन है, दिस इज माय सिक्योर्ड लोन ओवर हियर, इज इट क्लियर। अब यहां पर ये मान लीजिए अगर ये लोन जो है वो मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है तो ये सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड के अंडर आएगा, किसके अंडर आएगा, सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड के अंडर आएगा। लेकिन आपको यहां पर मैं किसके बारे में बताने लगा हूं, मैं यहां पर स्पेशल कैटेगरी के बारे में आपको बताने लगा हूं, मैं आपको यहां पर बताने लगा हूं स्पेशल कैटेगरी के बारे में। यानी कि अगर यहां पर मेरे पास रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी कि आरवीएस, आरवीएस क्या है, दिस इज रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है, अगर मेरे पास ये वैल्यू जो है वो रह जाती है लेसर देन 50%, यानी कि मार्केट में जो मुझे सिक्योरिटी की वैल्यू मिल सकती है जब मैं इसे बेचने के लिए जाऊंगा तो उस टाइम पर जो मुझे वैल्यू मिल सकती है आज की डेट में आफ्टर द लोन सैंक्शनिंग, अगर वो 50% से कम रह जाती है तो उसे मैं लोन को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, डायरेक्टली मैं उसे यहां पर डाउटफुल एसेट में क्लासीफाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहला केस ले रहा हूं कि अगर मेरे पास जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, वो यहां पर रह गई है अमाउंटिंग 8 लाख रुपीज, अमाउंटिंग 8 लाख रुपीज, तो उस केस में मैं लोन को डायरेक्टली किस में डाल सकता हूं, मैं लोन को डायरेक्टली यहां पर क्लासीफाई कर दूंगा एज अ डाउटफुल एसेट, तो उसे डाउटफुल एसेट क्लासीफाई कर दूंगा। एंड सेकंड केस इट इज कि अगर मेरे पास रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है इफ इट इज लेसर देन 10%, अगर वो 10% से कम रह जाती है तो डायरेक्टली लोन को क्लासीफाई कर सकता हूं मैं लॉस एसेट में, तो डायरेक्टली मैं यहां पर जो भी मेरे पास एसेट है, जो भी लोन है, उसे मैं लॉस एसेट में क्लासीफाई कर सकता हूं। इज दैट क्लियर ओवर हियर, ये चीज यहां पर क्लियर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देता हूं, एग्जांपल के साथ आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू कि मान लीजिए हमारे पास एक बोरोअर है एंड दैट पर्सन इज पर्सन ए ओवर हियर, इनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं हमारे पास, एक सीसी लिमिट है, एक ओवरड्राफ्ट लिमिट है, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एंड फर्दर यहां पर ये अकाउंट भी रेगुलर है, दिस अकाउंट इज आल्सो रेगुलर, एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में यहां पर ये अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो क्या यहां पर जो बाकी अकाउंट्स हैं उनको भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाला जाएगा या फिर वो यहां पर रेगुलर एसेट ही रहेंगे, क्या वो भी यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहेंगे या फिर वो परफॉर्मिंग एसेट रहेंगे, काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। तो मेरे पास यहां पर बोरोर के अकाउंट चल रहे हैं, 3 अकाउंट है, 3 में से 2 अकाउंट बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं एंड एक अकाउंट में मेरे पास यहां पर इररेगुलर, यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उस अकाउंट को क्या यहां पर जो बाकी 2 अकाउंट है वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में मुझे यहां पर क्लासीफाई करने पड़ेंगे या फिर वो परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में ही रहेंगे? जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। तो आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं रिलेटेड कि यहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासिफिकेशन होती है दैट इज बोरोअर वाइज, वेरी राइट। तो यहां पर मुकेश कुमार जी ने आंसर दिया है दैट इज रिलेटेड टू कि सभी अकाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे, क्योंकि जो यहां पर एनपीए में क्लासिफिकेशन होती है दैट इज बोरोअर वाइज एंड नॉट अकाउंट वाइज। तो आप यहां पर बोरोअर वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि अकाउंट वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। So that is related to the concepts over here and अभी यहां पर इसके बेस पर जल्दी से जल्दी I want कि हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। I want कि हम यहां पर जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सो काइंडली प्लीज वेट फॉर अ मिनट, जब तक मैं यहां पर फाइल को एक बार लोड कर लेता हूं ताकि हम यहां पर क्वेश्चंस को कर पाए। Okay, the file is ready over here. So the first question goes like, that the rate of provision on standard loans is given correctly in which of the following? जो रेट है प्रोविजन का स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर वो कौन से केस में सही दिया गया है? सो इन एग्रीकल्चर लोन्स इट इज गिवन टू बी 0.25%, एमएससी लोन्स के केस में दिया गया 0.25%, अदर लोन्स फॉर विच इट इज नॉट स्पेसिफाइड इट इज गिवन टू बी 0.40% और ऑल ऑफ द अबव। सो काइंडली जल्दी से जल्दी सही आंसर को मार्क कर दीजिए एंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर जरूर पोस्ट कीजिएगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट कि आप सभी यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट जरूर करें।
वीडियो को लाइक बिल्कुल दीजिएगा एंड फर्दर जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए। तो ये सभी जो लोन्स है वो स्टैंडर्ड लोन से रिलेटेड है एंड फर्दर यहां पर आंसर भी आ चुके हैं एंड मुकेश कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर लोन के केस में जो आपकी प्रोविजनिंग है डेट इज 0.25% एंड एमएससी लोन के केस में भी 0.25% है। बाकी जो लोन्स हैं जिनके लिए कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है वहां पर 0.40% है। तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन डी जो है that is the right answer over here. Option D over here is the right answer. Next question says, in case of unsecured substandard loans, to make the provision which of the following is not stated correctly. तो मैं यहां पर unsecured substandard की बात कर रहा हूं। तो rate of provision जो है that is 25%, rate of provision is 20% in case of infrastructure based accounts, and to calculate the provision the balance will be bifurcated into secured balance and the unsecured balance, and further one rate of the provision will be used for the entire balance. We need to find out that which of the following statement is not stated correctly. So we need to find out the incorrect statement over here. So kindly please do answer at the earliest. तो rate of provision जो है वो यहाँ पर कितना रहता है secured loan के केस में, and further क्या वो bifurcated balance के ऊपर अवेलेबल रहता है एंड या फिर सिंगल बैलेंस के ऊपर अवेलेबल रहता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए, देन यू कैन आंसर इट वेल। तो एल्केम ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है एंड द आंसर पोस्टेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर। बिकॉज यहां पर मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ सैंक्शन जो आपके पास होती है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि जो लोन अकाउंट था वो यहां पर आपके पास सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट होगा या फिर अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट होगा, एंड पूरे के पूरे बैलेंस के ऊपर एक ही परसेंटेज के साथ आप यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, आप यहां पर बैलेंसेस को बाइफरकेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट्स। तो सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट्स के केस में रेट ऑफ प्रोविजन क्या रहता है? 0.40%, 15%, 20%, 25%। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? सो काइंडली जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं यहां पर उनको कवर अप कर पाए। सो काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। So what is the rate of provision which will be applicable for the secured substandard accounts? So options are given to be 0.40%, 15%, 20% या फिर 25%. So the right option over here is option, kindly please do answer at the earliest. So it is for the secured question it is asked. So the answer is 15%. So the answer over here is 15%. So option B over here is the right answer. Option B over here is the right answer. So wrong answers have been marked here hereafter. So the right answer is 15%. तो secured substandard के केस में 15% रहता है, unsecured के केस में यहां पर आपके पास 25% रहता है, एंड जहां पर जो लोन अकाउंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वहां पर वो 20% रहता है। इज दैट क्लियर? Now let's move to the another question, which is question number 4. It says over here, outstanding balance in substandard account is rupees 20 lakh. जो outstanding balance है substandard account के केस में it is 20 lakh rupees, and further value of security is 16 lakh. What is the amount of provision? तो हमें amount of provision को calculate करना है question number 4. So जल्दी से जल्दी अपना calculator pick कर लीजिए and further do calculate the answers at the earliest over here. तो जल्दी से जल्दी आपको जो भी कंसेप्ट हमने समझाए हैं अभी तक उनको कवर अप करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। सो ओवर हियर वी कैन फाइंड आउट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज गिवन टू अस। So the outstanding balance is given to us and it is given to be 20 lakh rupees. The value of security is given to be what? It is given to be 16 lakh rupees. So first of all we need to calculate. First of all हमें ये यहाँ पर पता लगाना है, हमने ये डिस्कवर करना है कि जो लोन अकाउंट है that is secured one और unsecured one, क्योंकि उसी के हिसाब से मेरी परसेंटेज जो होगी that would be applicable. उसी के हिसाब से जो परसेंटेज है वो यहां पर एप्लीकेबल होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहां पर जो लोन अकाउंट है डेट इज सिक्योर्ड वन और अनसिक्योर्ड वन। तो मैंने आपको सिंपल सा क्राइटेरिया बताया था कि अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है डेट इज ग्रेटर देन 10% देन इट इज व्हाट, देन इट इज सिक्योर्ड वन। तो यहां पर तो 10% से ज्यादा ही है, तो ये क्या है? सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट है। तो सिक्योर्ड के केस में कितना परसेंटेज लागू होता है? इट इज 15%। तो 15% के हिसाब से आपको क्या करना है, यहां पर जो प्रोविजन है वो कैलकुलेट करनी है। प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए ये सिंगल बैलेंस यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी रुपीज 3 लाख। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो AK हैज आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर, दैट इज 3 लाख रुपीज।
AK has answered correctly over here. That is 3 lakh rupees. I already told you that the balances are not to be bifurcated into the secured balances or into the unsecured balances. Only a single rate would be applicable. Whether it would be applicable for the secured rate or for the unsecured rate, and how we can discover that, that is based upon the value of security. So if the value of security is greater than 10%, then it is secured. If it is lesser than or equal to 10%, then it is unsecured. Okay. So now let's move to the another question. Question number 5 it is, which says outstanding balance in substandard account is 20 lakh rupees, value of security is 2 lakh rupees since the date of sanction. What is the amount of provision in this particular case? So we need to find out the amount of provision that is to be maintained for this particular case itself. So the outstanding balance is the same, that is 20 lakh rupees. So outstanding balance is 20 lakh rupees, and further we are provided with this value of security, that is 2 lakh rupees. That is 2 lakh rupees, and this is basically related to which category? It is related to the substandard account category. It is related to the substandard account category. So what would be the amount of provision that is to be maintained? What is the amount of provision that is to be maintained? So it is 2 lakh of rupees 20 lakh is 10%. So value of security is equal to 10%. So in this case, it is what kind of loan? It is unsecured substandard account. And in case of unsecured substandard account, if it is not related to infrastructure loan account, in that case, how much percentage of the provision will be applicable? 25% of the provision will be applicable, and it will be applicable on the full amount outstanding balance, that is 20 lakh rupees. So 20 lakh rupees into 25%, what would be the answer? It is option C, that is 5 lakh rupees. Option C over here, that is 5 lakh rupees would be the right answer. I'm repeating it again, that you're already provided with the outstanding balance and the value of security. Value of security is 10%, and we calculated it comes out to be 10% of the outstanding balance. 10% of the outstanding balance. Okay. And where the question is silent about the sanction limit, we will be considering the outstanding balance as sanction limit itself. Okay. So now we are basically, the value of security is, if it is lesser than or equal to 10%, it is said to be unsecured loan account, unsecured substandard account. So it is unsecured substandard account. And in case of unsecured substandard account, what is the amount of provision that is applicable? It is 25%. So we calculated the 25% of the provision for the 20 lakh rupees, and the answer comes out to be rupees 5 lakh in this particular case. So the answer is rupees 5 lakh in this particular case. So question number 5, option C is the right answer, amounting rupees 5 lakh. Now let's move to another question. Question number 6. It says the rate of provision on doubtful loans is stated correctly in which of the following case? So rate of provision on doubtful assets is stated correctly in which of the following cases? So doubtful 1, unsecured portion of the balance is 100%, on secured portion it is 20%. Doubtful 2, unsecured portion 100% and secured portion 40%. Doubtful 3, unsecured balance is 100%, secured balance 75%, or all of the above are correct. So kindly please do answer at the earliest. One thing that we are already aware of, that when it is related to the unsecured part, in the case of the doubtful asset, the provision is to be maintained at 100% uniformly, whether it is doubtful 1, doubtful 2 or doubtful 3. If it is related to the unsecured part, the provision is to be calculated at 100%. Okay. But when you need to calculate it for the secured part, when you need to calculate for the realizable value of security, in that case, there are different percentages which are applicable. For the doubtful 1 case, the rate of provision which is applicable, that is 25%. That is 25%. Whereas in the case of the doubtful 2, it is 40%, which is stated correctly over here. So option B over here is the right answer. Mukesh Kumar has answered correctly at the earliest related to question number 6. And question number C, option C over here, it says that in the case of the unsecured it is 100%, but for the secured portion it is 75%, which is stated incorrectly, because in case of doubtful 3 it is uniformly 100%, whether it is the secured part or unsecured part. So right answer over here is option B, that is for the doubtful 2 category. We are having the provision on unsecured part at 100% and for the secured part at 40%. Is that clear? Further, to calculate the secured balance in case of doubtful accounts, the following security is not to be taken. Primary security, collateral security, guarantee from CGT, MSC, DICGC, ECGC or government itself, or personal guarantee of the third party or of the promoters. So which of the following will not be considered when we basically count the secured part or secured balances for the doubtful accounts? So which of the following security will not be considered? Whether it is a case related to the primary security, collateral security, guarantee from CGT, MSC, or related to the personal guarantees.
So Prabha S. Reddy has answered correctly. Option number 7, that is option D, is the right answer over here. Option D is the right answer over here. That will not be considered. The personal guarantee is not considered when we look at the secured balances part. Next question says a doubtful up to 1 year has a balance of 20 lakh rupees. The value of securities is 16 lakh rupees. What is the amount of provision? So we are over here provided with the outstanding balance of 20 lakh rupees. Outstanding balance of 20 lakh rupees, and further the value of security is given to be 16 lakh rupees. The value of security is a 16 lakh rupees. So what would be the amount of provision so as to be maintained in this particular case? So kindly please do answer at the earliest. So in case of doubtful loans, you need to bifurcate the balances into the secured balance and the shortfall in the security. So over here, the value of security is available for 16 lakh rupees. So this is a secured part. And what would be the unsecured part? It is 4 lakh rupees for which no security is available. So we can say this is an unsecured part over here. This is the unsecured part over here. And for the doubtful one, because it is up to 1 year, na? The doubtful is up to 1 year. It means what? It means it is belonging to doubtful 1 category. For the doubtful 1 category, for the secured part, the provision is to be calculated at 25%. And further, for the unsecured part, the provision is to be calculated at 100%. So for the 25%, the provision will be calculated as 4 lakh rupees, and for the unsecured part, the provision will be calculated as 4 lakh rupees. So the total provision that is to be maintained, that is 4 lakh for the secured part and 4 lakh for the unsecured part, that is 8 lakh of the provision is to be maintained in this particular case. So option C is the right answer. Option C is the right answer in this particular case. Is that clear? So right answer has been given by Prabha S. Reddy at the earliest. Very right answer. Very right answer related to the question number 8, that is 8 lakh rupees of the provision is to be created in this particular case. Let me explain this to you again, because this is somewhat newer concept that we are learning right now in this particular question. So outstanding balance is given to be 20 lakh rupees, but it is related to what category? It is related to the doubtful asset category. Whensoever we are basically focused on the doubtful category, you must be focusing related. You must be bifurcating the secured balances and the unsecured balances. The value of security in this particular case, it is given to be 16 lakh rupees. It clearly indicates that we are having the 4 lakh rupees of the unsecured balance. Okay. Now you know already that for the secured part, 25% of the provision is to be calculated, and for the unsecured part, 100% of the provision is to be calculated. So the total provision that we need to maintain, that is 4 lakh plus 4 lakh, that is 8 lakh rupees. Okay, so the right answer over here is 8 lakh rupees. That is option C over here. So option C is the right answer. Option C is the right answer, question number 8. Okay. Now let's move to the another question, that is question number 9. A doubtful up to 1 year. A doubtful up to 1 year loan has a balance of rupees 20 lakh. The security includes primary security value rupees 8 lakh, collateral security value rupees 8 lakh, third party guarantee net worth rupees 12 lakh rupees. What is the amount of provision? So it is clearly mentioned over here that the account is belonging to what category? What asset category? It is belonging to the doubtful 1 category. So under the doubtful 1 category, on the secured balances, the provision is to be calculated at 25%, and for the unsecured balances, the provision is to be calculated at 100%. Is that clear? And also we are provided with the outstanding balances. Outstanding balance amount is given to be 20 lakh rupees. And further, we will be bifurcating. Otherwise, we are provided with this value of security. So the primary security is available at 8 lakh rupees and the collateral security is available at 8 lakh rupees. And other than that, also we are provided with the third party guarantee net worth amounting rupees 12 lakh rupees. We already have covered this particular part in the last to last question related. Third party guarantee is not to be considered as a secured portion for the doubtful assets. Okay, so only these two will be considered. So the total secured part is 16 lakh rupees out of 20 lakh rupees. So our unsecured balance will basically is equal to 20 lakh minus 16 lakh, that is 4 lakh rupees. For the secured balance, it is a 25% of the provision is to be maintained, and for the unsecured balance, it is 100% of the provision is to be maintained. So the total of the provision that is to be calculated, that combinedly it is 8 lakh rupees. So again, the answer is option C over here. Again, the option C is the right answer over here. So Alchem has answered correctly over here. That is option C, that is 8 lakh rupees. So Alchem has answered correctly at the earliest over here. Option C is the right answer. Option C over here is the right answer. Is that clear? Now let's move to the another question. It says a doubtful above 1 year. A doubtful above 1 year account shows a balance of rupees 20 lakh. So again, we are provided with the
outstanding balance of 20 lakh rupees, and further we are provided with the value of security is equal to 16 lakh rupees. What does it indicate? Secured balance is 16 lakh and further the unsecured balance is 4 lakh rupees. So what is the amount of the provision that is to be calculated? So kindly please do answer at the earliest. What is the amount of provision that is to be calculated in this particular case? Kindly please do answer at the earliest. Full course videos is available at our website iibf.info. So if you are liking our videos and if you want to get the full course related to the bank promotion exams, JAIIB, CAIIB, those all are available on our website iibf.info, where you can enroll into the courses visiting the website. And if you want to join us, our WhatsApp group, you have to mention promotions or bank promotion and further mention your name along with it. And you need to WhatsApp it to the number 83609 44207 and we will be adding you to the appropriate group. So question number 10, it is the right answer over here would be, let us have a look at it. So we are having the value of security rupees 16 lakh, that is the secured balance is 16 lakh, and also it is mentioned doubtful above 1 year. When it means doubtful above 1 year, because we know that it remains under the doubtful 1 category for the 12 months. After the 12 months, it will be shifted to doubtful 2 category. So in this particular loan, this is belonging to what category? It is belonging to the doubtful 2 category. It is belonging to doubtful 2 category. For doubtful 2, for the secured balances, the provision is to be calculated at 40%, and for the unsecured balances, the provision is to be calculated at 100%. So 100% is to be calculated on the unsecured balances, and for the secured balances, the provision is to be calculated on 40%. So it is 6.4 lakh for the secured balance and 4 lakh rupees for the unsecured balance. So the total provision that is to be maintained, it is 10.40 lakhs over here. So right answer over here is option C. Option C is the right answer over here, that is a 10.40 lakh. So let us have a look at the options over here. So Prabha has again answered correctly at the earliest. Very right, ma'am. Very right. So option C over here is the right answer in question number 10. Now let's move to another question which says a doubtful above 3 years. A doubtful above 3 years account shows a balance of rupees 20 lakh and the value of security is a 16 lakh. What is the amount of provision? The options are given to be 5 lakh, 8.4 lakh, 10.4 lakh or 20 lakh rupees. Question number 11 it is. Question number 11 it is a doubtful above 3 years it is given, and further the outstanding balance is given to us, value of security is available. What is the amount of provision that is to be calculated? So right away the answer will be option D, because we are basically aware of the fact that in the case of the doubtful 3, whether it is related to the secured balance or it is related to the unsecured balance, the provision is to be maintained at 100% uniformly. So option D is the right answer, that is equal to the outstanding balance. The provision is to be calculated. The provision is to be calculated and further equal to the outstanding balance, that is option D over here is the right answer. So AK has answered correctly at the earliest. AK has answered correctly at the earliest, question number 11. Okay, question number 12 it says a doubtful above 1 year up to 3 years, that is doubtful 2 account has a balance of 20 lakh rupees, 30 lakh rupees. So the outstanding balance of doubtful 2 category loan account is 30 lakh rupees and we are provided with the security of the primary security equal to 10 lakh rupees. So the primary security is available at 10 lakh rupees, and further the CGT-MSE guarantee cover is available for 80%. The CGT-MSE guarantee cover is available at 80%. So what is the amount of provision that is to be calculated? What is the amount of provision that we need to maintain that is to be calculated? So kindly please do answer at the earliest. Let me tell you one thing, that simple calculator is allowed in the exam itself, so you can make use of that. So as for the earlier calculations, so kindly do answer at the earliest. So let me tell you one thing, over here we are having the total balance is equal to 30 lakh rupees and further we are having the primary security to be 10 lakh rupees. So for the shortfall of the balance, for the shortfall of the security, the balance over here is what? It is 20 lakh rupees for which the security is not available, but the guarantee cover is available at 80%. So it means the 80% part is guaranteed and for which the security is not available, but it is basically guaranteed. It is guaranteed. Okay, for this part particularly, provision is not to be calculated. You need to keep this particular thing in mind, that for this part particularly, you need not to maintain the provisions. Okay, so 80% part is basically the guarantee part over here, and further the unsecured part over here we calculate it as 20 lakh minus the 20%, 80%, that is equal to what? That is equal to 4 lakh rupees. That is equal to 4 lakh rupees. Okay, so it is a loan account belonging to what category? It is a loan account belonging to doubtful 2 category. For the secured part, the provision is to be calculated at
40%, and for the unsecured part the provision is to be calculated at 100%. So it will be 4 lakh rupees over here and 4 lakh rupees over here. So the total provision that we need to maintain is option B over here, that is 8 lakh rupees. It is 8 lakh rupees for which the provision that is a provision amount that is to be maintained. So option B is the right answer over here in the question number 12. So the right answer over here has not been posted because this is a newer concept. You must have a look related to it. Okay, so I'm repeating it again. So we are provided with the outstanding balance that is of rupees 30 lakh, and further we are provided that we are having the security, whether it is a primary security, collateral security. We will be subtracting that amount, and there will be we will be having the shortfall in security. We are having the shortfall of security for 20 lakh rupees. And let me tell you, whatsoever the covers are available, whatsoever the guarantee covers are available, those will be available only and only for the shortfall in the value amount, not for the secured balances. The guarantee covers are not applicable on the secured balances. Okay, so it will be applicable on the unsecured balances. So unsecured balance over here is a 20 lakh rupees for which the security is not available, and 80% part is guaranteed. Okay, so 20% part is not guaranteed. That is basically the unsecured part for which no guarantee or no cover is available. Okay, so it is 4 lakh rupees which is unsecured part, and for the guaranteed part no provision is to be maintained. For the secured part it is to be maintained at 40% because it is belonging to doubtful 2 category, and for the unsecured part it will be maintained at 100%. So we calculated the aggregate amount for the secured balances and the unsecured balances, and the total provision that is to be calculated, it is 8 lakh rupees. That we calculated is 8 lakh rupees for this particular case. So question number 12, it is the option B, that is the right answer over here. Okay, now let's move to the another question which is related to somewhat over here, and I want you all to answer this. Okay, so doubtful up to 1 year. Doubtful up to 1 year account has a balance of 40 lakh rupees. So again we are provided with the outstanding balances of rupees 40 lakh rupees over here, and further the security includes the primary security. The primary security is given to be 10 lakh rupees, and further the collateral security is available for 10 lakh rupees, and further we are provided with the ECGC cover. The ECGC cover is available for 60%. Of 60% of the cover is available. What is the amount of the provision that we need to maintain? What is the amount of provision that we need to maintain in this particular case? So kindly please do answer at the earliest. Kindly do answer at the earliest. This is quite an important question, so you must be answering it at the earliest. Okay, so we are provided with the outstanding balances of 40 lakh rupees. The primary security, collateral security part will be subtracted. So we will be having the unsecured part amount over here 20 lakh rupees for which no security is available, but the ECTC cover is available. ECTC cover is available for the 60% of the part. So we will be subtracting the 60% of the part, and 8 lakh rupees of the amount is unsecured balance over here. This one is the unsecured balance over here, and for the 8 lakh rupees is the unsecured balance, and further this basically represents the primary security, collateral security part on whole represents the secured part. For the secured part, for the doubtful one, it is to be maintained at 25%, and for the unsecured part, it is to be maintained at 100%. So for the secured part, it will be 25% of the 20 lakh rupees, that is 5 lakh rupees, and 8 lakh rupees 100% is equal to 8 lakh rupees itself. So the total provision that is to be maintained at 5 lakh rupees plus 8 lakh rupees is equal to 13 lakh rupees of the provision is to be maintained in this particular case. So question number 13, the right answer over here is option B, that is 13 lakh rupees. That is a 13 lakh rupees. Option B over here is the right answer. Option B over here is the right answer, and AK has answered the question at the earliest. Again, AK has answered the question earliest. Kindly please do mention your complete name so that I could give a reference to your ID over here. Okay, now let's move to another question which says banks are required to maintain an overall provisions coverage ratio of 50%, 60%, 70% or 80%. Banks are required to maintain an overall provision coverage ratio of 50%, 60%, 70% or 80%. Which one of the following would be the right answer? Question number 14. So in the last question, Anil Kumar has answered correctly. So question number 14, it is, what would be the right answer? That is 70%. So PCR percentage that is required to be maintained is 70%, and the right answer has been posted by Debasish Das at the earliest. So question number 14, option C is the right answer. So what is the formula related to the PCR? That is the provision coverage ratio. What is the formula related to the PCR?
that is the total amount of the provision that we are maintaining for the NPAs, divided by the gross NPA, divided by the gross NPA multiplied by 100. That is a formula related to the PCR, that is a provision coverage ratio. Now what is gross NPA? Gross NPA is the total amount of the NPA including the provisions, and if we subtract the provisions from the NPA, that will be net NPA, that will be the net NPA. Is that clear? Okay, now we'll be covering one of the important concept that is required to be covered over here, that is related to the consortium loans, over here. So let me give an idea related to it. So let us take the case that corporate XYZ is over here who wants to take a loan amounting rupees 1000 crore. So he went to the bank A over here and asked for the loan. So bank A said that's a quite large exposure, and we alone will not be lending to you. So they basically bank A over here contacted with bank B, C and D, and they all lent 1000 crore rupees in total to the corporate over here. So they lent all over rupees 1000 crores to the bank to the corporate XYZ over here. Okay, so A lent 400 crore rupees, B lent 200 crore rupees, C lent 200 crore rupees, and D lent 200 crore rupees, and they all lent in this particular ratio. Now the loan amounts of A, B and D are regular, whereas the loan amount of the C is not regular, and it is NPA over here. Now my question is, would all the accounts with the different banks A, B, D will also be classified to the non-performing assets? Because the loan was sanctioned to one single party over here, and the charge may be the case that it is the pari passu charge that is created on the single asset itself in the proportion of the loan that is sanctioned by the different banks. Now over here, for the banks A, B and D, the loan is irregular, but for the bank C it is not regular, and it is NPA, it is non-performing asset. So would the other banks also be considering it to be as NPA or not? Can you please do answer at the earliest? I want all of you to participate so as to understand the concepts. And if you're liking the video, kindly please hit the like button, and further, if you're not subscribed to our channel, do subscribe at the earliest, and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new video. So very right answer has been posted by all, that is no. Because the NPA classification, even in the case of the consortium loans, would be based upon the recovery of the individual banks. If C is not able to recover the balances, in that case, the account in the books of the C would be can be classified into NPA. But if the balances, if the loan accounts in the banks, the other banks, those are regular, those will be basically classified into the standard category only. Is that clear? So that would be all related to this particular video. I hope that you must have learned the concepts related to the non-performing assets and must have liked the video. So if you really liked the video and really loved the content, do hit the like button, and further share the video among your friends and colleagues who have been preparing for JAIIB, CAIIB or the bank promotion exams. And further, for all the courses, do visit the website iibf.info listed over here. Just do visit it right now and enroll into the courses for the sure success in the upcoming exams. We assure you that same quality of the videos will be provided to you throughout the video lectures, and for your ease, you can do access all the video lectures using our website as well as through the Android application, and you will also be provided with the ePDF notes through our Android application. So do enroll right now and start preparing the same. And if you want to join us on our WhatsApp group, you have to WhatsApp on the same number 83609444207. Writing promotions, you need to write promotions and further mention your name along with it. We will be adding you to the appropriate group. So that would be all related to this particular session. This is Ashish and signing off right now. Thank you so much, and see you again tomorrow in our video related to JAIIB at 6 a.m. in the morning, and our CAIIB videos are also going on at 8:15 p.m. in the evening. Okay, so the JAIIB sessions are basically we are covering at 6 a.m. in the morning, and the CAIIB sessions at 8:15 p.m. in the evening. Okay, so that would be all. Thank you so much, and see you again.